विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स चर्चा में है। फिल्म में कश्मीर के कई सारे मुद्दों पर, पक्षों पर बात की गई है। ऐसे में कई सारे मुद्दे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, राजनीतिक घटनाएं सामने आ रही हैं, फिल्म से जुड़ी हुई अतीत घटनाएं जो वास्तविकता में हुई थी वो भी सामने आ रही हैं। इन पूरे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ललित अंबरदार जी, जो खुद एक कश्मीरी पंडित है। ललित जी, जब जेकेएलएफ के मकबूल भट्ट को फांसी पर टांग दिया गया था, तब कैसे जेकेएलएफ में कश्मीर में प्रो जेकेएलएफ सेंटीमेंट तैयार हुआ था? देखिए, ऐसा है कि उस दिन से तैयार नहीं हुआ। जरूर ये है कि क्योंकि मकबूल भट्ट की जो फांसी हुई थी वो आंसर उसके रिस्पॉन्स में थी, क्योंकि भारतीय डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे को इंग्लैंड में बर्मिंघम में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के उनके जो जहादी थे उनको किडनैप करके मार दिया था। तो वो चाहते थे, उसकी रिहाई चाह रहे थे मकबूल भट्ट की। तो भारत की सरकार ने उस वक्त एक स्टैंड लिया, उसको फांसी दे दी। तो उस वक्त एक जैसे होता है इम्पेटस मिला, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी दिन हमारे यहाँ पे जहाज शुरू हुआ था। उसके एक प्रोसेस होता है, वो एक स्टेज थी उस प्रोसेस की। कैसे पूरे कश्मीर में ये सेंटिमेंट तैयार कैसे हुआ? कब शुरुआत हुई इस सेंटिमेंट की? पिछले 70 साल से कंटेम्प्रेरी साइंस में, मैंने बोला 700 साल पहले कश्मीर में जब से इस्लाम आया है, सेटलर्स आए हैं, तब से कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे नरसंहार शुरू हुआ था। 700 साल में 7 बार पलायन हुआ, 7वीं बार भारत की नाक तले हुआ 32 साल पहले। तो ये जो प्रोसेस था वो हम हर प्रोसेस के द्वारा गए। बीच में हम गुरु तेग बहादुर के पास गए थे मदद लेने के लिए, जिन्होंने अपना शीश दिया। गुरुओं के गुरु, हम उनसे इंस्पायर हैं, तभी हमारी रेजिस्टेंस अभी तक जिंदा है। हम महाराजा रंजीत सिंह के पास गए, फिर उन्होंने सिख फौजों को वहां पे भेजा था। ऐसा नहीं कि अभी हुआ, 1990 में हुआ। एक प्रक्रिया थी, चल रही थी। कंटेम्प्रेरी साइंस में जब आप 370 और 35 से नेहरू एंड कांग्रेस ने दिया, तो तब वहां पे एक सेक्युलर भारत में, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल के नाक तले हमने एक छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दिया। अब्दुल्ला को मैं मानता हूं ओरिजिनल इस्लामिस्ट है कश्मीर में। तो ये अभी का नहीं, तब से प्रक्रिया शुरू हुई है। 1990 में ये एक फाइनल असॉल्ट था कश्मीरी हिंदुओं का। उससे पहले 1986 में ट्रायल की थी उन्होंने वहां पे दक्षिण कश्मीर के अंदर जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद का पॉलिटिकल इलाका है, वहां पे उन्होंने ट्रायल किया। हिंदू के घरों पे हमला किया, मंदिरों पे हमला किया, घर तोड़े, पथराव किया, कई लोग जख्मी हो गए। वो ये देखना चाहते थे इसका इफेक्ट क्या होगा हिंदुस्तान में, प्रतिक्रिया क्या होगी। भारत की सरकार चुप रही, भारत के लोग चुप रहे, भारत के हिंदू चुप रहे। उनको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। तो फाइनल असॉल्ट 90 में आया, और उसकी भी एक पूरी प्रोसेस था। ट्रेनिंग करने के लिए सड़क के ऊपर लोग खड़े होते थे, अपोर में पार जाना ऐसे जाते थे लोग। लोकल लोग उनको ना ट्रेडिशनल तरीके से उनको सी ऑफ करते थे जिहादियों को पार जाने के लिए। जो पार से वापस आते थे, हथियार लेके आते थे, फिर उनको रिसीव करते थे ट्रेडिशनल तरीके से। ऐसा नहीं कि वो छुप के जाते थे, छुप के वापस आते थे। तो एक माहौल जो था, तो इसलिए मैं बोलता हूं कश्मीर के अंदर जो लोग कहते हैं, वो एक तो जहादी जिन्होंने मारा, और वो लोग जो चुप रहे हिंदुओं का जब नरसंहार होता, वो कोलैबोरेटर्स हैं इस नरसंहार के। ललित जी, 1987 में जब चुनाव हुए, तब कहा जा रहा है कि उस चुनाव में कई सारी धांधलियां हुई थी। क्या हुआ था उस वक्त? इलेक्शन का रिगिंग का तो बहुत बड़ा चार्ज है, लेकिन ये मानना कि उस इलेक्शन की रिगिंग से कश्मीर में कश्मीर जहाद की शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन दिनों तो एक प्रचलन था, पूरे भारत में एलिगेशन होती थी कि यहाँ पर जी इलेक्शन की रिगिंग हुई, बूथ को कैप्चर किया गया था, आपने खुद स्टैंप लगा दिए वोट्स के ऊपर, ऐसे चार्जेस होते थे। जैसे आजकल बोलते हैं मशीन के ऊपर गड़बड़ है, उन दिनों तो ज्यादा चर्चा होती थी। आजकल तो प्रूफ है, आप कैमराज लगे नहीं हो सकता, उसके बावजूद चार्जेस लगाए जाते हैं। उस वक्त हुई थी, माना जाता है कि वहां पर चार्जेस ये रिगिंग हुई थी, लेकिन एक पूरे भारत के अंदर रिगिंग होती थी। अगर उस वजह से कश्मीर जहाज शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूं पूरे भारत में सिविल वॉर होनी चाहिए थी उन दिनों वहां पे। तो ऐसा नहीं है। एक कैटलिस्ट हो सकता है, कि एक बहाना हो सकता है उनको ये कहने कि हमने ऐसा क्यों किया। नहीं तो जैसे जहाद की प्रक्रिया पिछले 70 साल से कंटेम्प्रेरी साइंस में ये चल रही थी। पाकिस्तान क्या बोलता है, 70 साल पहले से तो बोल रहा है कि कश्मीर हमारी शाहरग है, जो टू नेशन थ्योरी के आधार पर जो पार्टीशन है उसका अधूरा हिस्सा है। हुर्रियत भी यही कहती है, कश्मीर के अब्दुल्लास भी यही बोलते हैं। पाकिस्तान से बात करने लिए क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भैया उनसे बातचीन करेंगे तभी हमें होगा। ये मेन स्ट्रीम वाले, अगर उनके आप मैनिफेस्टोज देखोगे, आप समझोगे ये पाकिस्तान से ज्यादा मांग रहे हैं जो उनको मानना चाहिए था। ललित जी, इन पूरे मुद्दों में सबसे बड़ा सवाल यही है इस वक्त कि कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ? देखिए, जैसे मैंने बोलता हमेशा रहता हूँ, हम लोग वहाँ के मूल निवासी हैं। 5000 साल से पुरानी हमारा लिखित इतिहास है, ठीक है। और 700 साल में सिकुड़ते गए, छोटे होते गए, कम होते गए, लेकिन हमने वो अपनी जो सनातन सिविलाइजेशन इथोस को बरकरार रखा। भारतीयता का प्रतीक थे। उनको जब वो नारे लगाते थे, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, उनको ये लग रहा था, क्योंकि जैसे मैंने बोला हम पुराने
मूल निवासी वहां के, इसलिए हम लोग गेटोज में नहीं रहते थे, एक खास इलाके में नहीं रहते थे। पूरी कश्मीर वादी के अंदर कहीं ना कहीं हम थे। किसी गांव में एक घर भी था, किसी गांव में घर नहीं भी था, तब भी वहां मंदिर था, एक ऑपरेशनल टेम्पल था। किसी जगह वहां 50 घर थे, किसी जगह 10 घर थे। उनको ये लगता था कि ये पूरी वादी के अंदर एक चलता फिरता तिरंगा है, भारतीयता के प्रतीक है। जब तक हम इनको नहीं निकालेंगे तब तक उनको निजाम मुस्तफा का जो उनको जो एजेंडा वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो लोग उनको कैसे बोलते, तू मुखबिर है, तू आरएसएस का मेंबर है, तू शिवसेना का मेंबर है, ऐसा करके वो सोचते थे कि हम हिंदुस्तान के फिफ्थ कॉलमनिस्ट हैं, हिंदुस्तान के एजेंट्स हैं, हिंदुस्तान उनका दुश्मन देश है। तो उस वजह से उन्होंने सिंपली इनको यहां से निकाल दो, क्योंकि किसी भी जिहाद को एक एजेंडा होता कि पहले जो नॉन मुस्लिम जो काफिर है उनको खत्म करना है। तो ये थे हमारे साथ ललित अंबरदार जी, जिन्होंने बताया कि कैसे कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ। हर पल कश्मीरी पंडितों ने कैसे वहां पे दुख झेले, तकलीफें झेली और हर पल मुसीबतों का सामना किया और इसीलिए उन्हें कश्मीर से पलायन करना पड़ा। कैमरा पर्सन जियाउद्दीन के साथ दिल्ली से आज तक के लिए तेजश्री पुरंदरे।